हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थीम बता दूं। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही स्मॉल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम एक होता है ना, कभी कभी जो इमोशन हमारे पर हावी हो जाता है हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं और हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तो उस समय हमें क्या चाहिए होता है, कोई मिस्टीरियस मिरेकल हो जाए और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, है ना। यानी हमने अपने गलत डिसीजन की वजह से अपने ऊपर जो मुसीबत ली है उससे हमें कोई चमत्कार, कोई मिरेकल बाहर निकाल दे। तो ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन सेम इसी चीज़ पे बेस्ड है कि किस तरह से उसके पायलट ने एक गलत डिसीजन लिया और फिर उसको मिरेकलसली एक ब्लैक एरोप्लेन ने बचाया। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये रात का टाइम है, स्काई बिल्कुल क्लियर है और जो स्टार्स हैं उनको हम चमकता हुआ देख सकते हैं। जो पायलट है वो बहुत ही पीस फील कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसे कंट्री के ऊपर से उड़ रहा है जो कि पूरी सोई हुई है ना। रात का टाइम है तो सब सो ही रहे होंगे। और अभी वो कहाँ जा रहा है, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। और अभी क्योंकि लगभग मॉर्निंग आधी हो चुकी है और उसको अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे की फैंसी डिजीज आ रही है ना, मतलब कि वो इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं अपने फैमिली के साथ काफ़ी लंबे हॉलीडे पे जाऊंगा। होता है ना, जब आप काफ़ी टाइम तक अपने फैमिली से दूर होते हो तो बहुत सारी इमेजिनेशंस करने लगते हो कि हम छुट्टियों में ये करेंगे वो करेंगे। तो वो भी वही इमेजिनेशंस कर रहा है कि मैं लंबी हॉलीडेज पे जाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ये सारी चीज़ें वो माइंड में सोच रहा है। और जब एरोप्लेन फ्रांस में था तो पायलट ये सोच रहा था कि मैं पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दूं अपने आने के बारे में और इंस्ट्रक्शंस भी ले लूं, है ना। मतलब कि फ्लाइट्स जो होते हैं आपको पता है कि उनको कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको इस पाथ से इस तरह से होते हुए जाना है। और अगर इन केस वहाँ पे कोई तूफान, कोई स्टॉर्म या कोई भी प्रॉब्लम होने वाली होती है तो वो लोग उनको रास्ता दिखाते हैं कि आप इस तरह से बचते हुए आ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ वो भी कह रहा है। तो उसने फिर उस समय देखा कि जो पेरिस सिटी की लाइट्स हैं वो वहाँ पे बिल्कुल होता है ना कि उसको देख रही हैं, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि इतनी जगमगा के मुझे ही देख रही हैं। फिर वो कंट्रोल एजेंसी को इन्फॉर्म करता है तो वो उसको और आगे के डायरेक्शंस के बारे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल रूम है वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, है ना। तो जब इंस्ट्रक्शंस इसको मिलता है तो पायलट देखता है कि जो फ्यूल टैंक है वो बहुत ज़्यादा, उसमें फ्यूल नहीं बचा है ना। तो ये पूरे टाइम क्या हो रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के सपने देख रहा है। फिर उसको एक हो रहा है कि जब मैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि वो इस तरह की चीज़ों को सोच रहा है ना। तो उसको ये सोच सोच के शांति मिल रही है, काम हो रहा है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही होने वाला है ना। एवरीथिंग विल बी लाइक एज आई प्लान्ड। ठीक है, होता है ना जब आप बहुत लंबा चौड़ा प्लान बनाते हो तो आप एकदम एश्योर्ड होते हो कि मैंने जो प्लान बनाया है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला है। तो सेम चीज़ वो भी सोच रहा है। और अब प्लेन जो था वो पेरिस को क्रॉस कर चुका था तो सडनली उसने देखा कि स्काई में क्लाउड्स हैं बहुत सारे। और जब क्लाउड्स हो जाते हैं वो भी काफ़ी काले घने बादल, तो वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तूफान का खतरा हो सकता है। और जब फ्लाइट अगर तूफान में फंस गई तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है ना। वहाँ पे फ्लाइट क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो बादल थे वो इतने बड़े थे, उतने डार्क थे कि उसने उनको किससे कंपेयर किया है, ब्लैक माउंटेन से। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है ना। वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिमिली का यूज़ हुआ है ना, क्योंकि उसने माउंटेन से कंपैरिजन किया है। लाइक का भी यूज़ हुआ है तो सिमिली है। ठीक है, फिर उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको पास नहीं कर सका तो मेरे लिए आगे जाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मेरे पास जो फ्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि लास्ट टैंक ही बचा हुआ है फ्यूल का। तो सही डिसीज़न तो ये होता कि वो पेरिस वापस चला जाता। ठीक है, उसके लिए सही डिसीज़न ये था कि वो पेरिस वापस चला जाए। लेकिन उसकी जो ये विश थी कि मैं अपनी फैमिली से मिलूं, उनके साथ लॉन्ग हॉलीडे स्पेंड करूं, ब्रेकफास्ट खाऊं, ये सारी चीज़ें
उसके जो सेंस थे, जो होता है ना कॉमन सेंस, उस पर हावी हो गए। वो बहुत ही डिस्परेटली चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूं, और जिसके बारे में वो पूरा दिन सपने देख रहा था, है ना। तो उसने रिस्क लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसको क्या था कि हम जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएं, है ना। तो उसने वापस नहीं जाया और उसने प्लेन को स्टॉर्म में घुसा दिया, मतलब कि वो सीधे प्लेन को उड़ाते हुए उस तूफान में घुस गया। और देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि अपने साथ साथ पैसेंजर्स की भी जान खतरे में डाल दी है ना। अब जब वो क्लाउड के अंदर घुस गया तो वहाँ पे बिल्कुल डार्क था, क्योंकि कुछ भी प्लेन के बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। अब आप लोग कहोगे कि मैम प्लेन के बाहर हमें क्या देखना है, तो प्लेन के बाहर बिल्कुल वो पायलट्स देख के ही चलाते हैं कि जो किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं और आगे उनके क्या आ रहा है ना। वो अपने प्लेन को बचाते हुए, हर चीज़ों से बचाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, और जो ये एरोप्लेन है क्योंकि पुराना है, तो ये होता है ना सर, धक्के खाने लगना और हवा में ही उछाल मारने लगना, मतलब डिसबैलेंस होने लग गया वो हवा में ही। तो उन्होंने जब कंपास पे देखा तो इनकी आंखों पे एकदम इनको बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था, मतलब कि इनको कोई भी डायरेक्शन नहीं दिख रही थी। कंपास एक डायरेक्शन बताने वाला एक मशीन होती है, तो इक्विपमेंट, तो उसके थ्रू ही जो पायलट्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें आसमान में किधर जाना है ना। वहाँ पे थोड़ी रोड्स बनी हुई हैं कि आपको दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। कंपास पूरे डायरेक्शंस बताता होता है, और उस पर ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस हैं चारों, ये भी बनी होती हैं। उसके साथ साथ उनको पता होता है कि हाँ हमें कहाँ से किस डायरेक्शन से होते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसने जब देखा तो वो कंपास बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मर चुका है, काम ही नहीं कर रहा है। तो उसको फिर सडनली ये रियलाइज हुआ कि जो बाकी जो इक्विपमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी डेड हो चुके थे। जब इसने रेडियो को ट्राई किया, रेडियो वो जिससे के थ्रू ये कंट्रोल रूम से बात कर सकता है ना, तो सब कुछ अचानक से ही गायब हो गया। और अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब था, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की कि वो कंट्रोल करे एरोप्लेन को, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। फिर उसने ट्राई किया कि वो पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल करे, जो कि पहले उसको हेल्प किए थे, लेकिन वो उनसे भी कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, और जैसा कि मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो एकदम बीचों बीच में, तूफान के बीचों बीच में सब कुछ एकदम फेल हो चुका था। तो अचानक से उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक रे दिखाई दी, जब उसने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, है ना। मैं कहती हूँ ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर निराशा में आशा की एक किरण होती है। तो जब उसने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा तो उसको आशा की एक किरण दिखाई दी, उसको एक उम्मीद, एक होप आई। फिर उसने रियलाइज़ किया कि जो दूसरा पायलट का फेस है वो उसको देखने की कोशिश करे, और फिर उसको हेल्प करे कि ऐसे तूफान में से बच के भागना है। तो उसने सोचा कि ये जो पायलट है वो बहुत ही दयालु है, उसको पता है कि वो खो गया है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा पायलट था उसने उस खोए हुए एरोप्लेन को रास्ता बताया कि किस तरह से वो उसको फॉलो करे, और वो एक आज्ञाकारी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे चलता चला गया, है ना, ठीक है। क्योंकि लगभग हाफ एन आवर तक वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एरोप्लेन को ये एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिली का यूज हुआ है, ठीक है, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो क्योंकि जो ये इतना ज़्यादा पैनिक्ड क्यों हो रहा था, क्योंकि फ्यूल जो था, फ्यूल बहुत कम बचा हुआ था इनके एरोप्लेन में, है ना। तो ये सिर्फ क्या कर रहे थे कि किसी तरह से हम उस स्टॉर्म से बाहर आ जाए, और फाइनली ये धीरे धीरे उस स्टॉर्म से बाहर आ गए, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते, और अब वो रनवे को देख सकते थे जहाँ पे वो प्लेन को सेफली लैंड कर सकते थे, है ना। तो जब वो उस दूसरे पायलट को थैंक करने के लिए पीछे मुड़े, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो पायलट था, जो प्लेन था वहाँ पे जो उसकी हेल्प कर रहा था, वो जैसे ही स्टॉर्म से बाहर आया वो डिसअपियर हो चुका है, यानी कि गायब हो चुका है ना। वो जब ये स्टॉर्म से बाहर आ गया है तूफान से, तो उन्होंने देखा कि वो प्लेन गायब हो चुका है। फिर इनको नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे लैंड किया था, लेकिन अब
वो उस तरह से अफ्रेड नहीं थे जिस तरह से वो अफ्रेड हो गए थे कि हाँ मेरा प्लेन जो है वो, उसको कोई भी, है ना, कोई भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर ये वहां पर गए कंट्रोल रूम में, वहां पे एक वुमेन से इन्होंने पूछा अपने बारे में और अपने जो उसके साथ जो दूसरे पायलट थे उनके बारे में, ताकि वो उसको थैंक यू बोल सकें। मतलब ये उसे उस एरोप्लेन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो दूसरा प्लेन कहाँ है जिसको मैं थैंक यू बोल सकूं। तो वो बहुत ही सरप्राइजिंगली उनकी तरफ देखने लगी और फिर हंसने लगी। यानी दूसरा प्लेन वहाँ, वो भी ऊपर तूफान में। तो ये कह रहे हैं कि और दूसरा कोई प्लेन तो ऊपर आज रात उड़ ही नहीं रहा था, सिर्फ आपका ही अकेला था जो कि मैं रडार पर देख पा रही थी। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लेन दिखाई दे रहा था। तो अब ये सोच रहे हैं कि आखिर मुझे किसने हेल्प किया, वो भी मुझे तूफान से सेफली बाहर निकाल के ले आया, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के। और यहाँ तक कि मेरे टैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो कि उस तूफान में उड़ रहा था और जिसमें लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे थे, लेकिन इनका आंसर देने वाला कोई भी नहीं था। तो हम इसको क्या समझेंगे, एक मिरेकल समझ सकते हैं। देखिए अब आप लोग ये सोचने लगेंगे कि मैम ऐसा क्या सच में हुआ था। होने को बेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी क्या है, एक क्या है, फैंसी है। फैंसी यानी कि इमेजिनेशन। तो हो सकता है कि उस टाइम वो इतना ज़्यादा डर गया हो कि वो अब इमेजिन कर रहा हो कि हाँ कोई चीज़ मुझे रास्ता दिखा रही है और वो उसको एक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के रूप में दिख रही होगी। ठीक है। अभी तक तो मैंने अपनी लाइफ में कभी ब्लैक कलर का एरोप्लेन देखा नहीं है, हमेशा दूसरे वाइट कलर्स में ही देखे हैं। दूसरी बात ये कि जो एक फेथ होता है ना, आप जिस सुप्रीम पावर को मानते हो, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप उससे इस तरह के मिरेकल्स की एक होप रखते हो, है ना। तो हो सकता है कि उस सुप्रीम पावर ने ही उसकी हेल्प की हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिखाया जा रहा है, जो पावर ऑफ फेथ है ना, वही चीज़ दिखलाई जा रही है कि एक तो उसने पहले तो गलत डिसीजन लिया, लेकिन फिर उसका जो फेथ था किसमें, अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह पे, तो उस ताकत ने उसको वहां से सेफली निकाल के ले आए। और इसका यही मानना है कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ उस टाइम मिरेकल हुआ था, वो नॉर्मल नहीं था। अगर मेरा प्लेन अकेला था तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने मेरी हेल्प की, वो कोई सुप्रीम पावर थी। ठीक है। तो इसका कोई आंसर स्टोरी में हमें नहीं मिलता है कि वो क्या था, क्यों था, कैसा था। बस हमको ये पता है कि किसी मिरेकल के थ्रू वो वहां से उस तूफान से बचकर चला आया। तो अगर इस पे क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन इसमें भी यही बनेगा कि किस तरह से उसका जो फेथ था उसकी विक्ट्री हुई और कैसे वो उस तूफान से बाहर आया, है ना। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। शॉर्ट में अगर बनेगा तो ये बनेगा कि वो क्यों इतना डिस्परेट था इंग्लैंड जाने के लिए, जल्द से जल्द लंदन पहुंचने के लिए क्यों इतना डिस्परेट था, एक ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि जो उसने डिसीजन लिया क्या वो सही था या नहीं। और इसमें ही फिर ये पूछा जा सकता है कि फाइनली वो स्टॉर्म से कैसे बाहर आया। तो आप इसका आंसर ऐसे दीजिएगा कि हाँ उसको अपनी फैमिली से मिलना था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इम्पेशंस हो रहा था कि हमें जल्द से जल्द अपनी फैमिली से मिलना है। और इसीलिए उसने स्टॉर्म में जाने का डिसीजन लिया और उसके साथ फिर क्या हुआ, वो स्टॉर्म में फंस गया। फिर फाइनली ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प की और वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, ये अनआंसर्ड था। तो इसमें आप अपना ओपिनियन, एक ओपिनियन ये डाल सकते हो कि मे बी वो गॉड थे जिन्होंने उसकी हेल्प की, या मे बी वो उसका सिर्फ इमेजिनेशन था, है ना। इस तरह का जो ओपिनियन होता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इन माय ओपिनियन, है ना। अपना ओपिनियन जब डालोगे तो इस तरह लिखोगे, क्योंकि स्टोरी में ये चीज़ कहीं नहीं लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि वो क्या फोर्स थी, क्या पावर थी। ठीक है। तो अगर दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आया करें तो आप लोग पैसेज वाइज लिखा करो, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पैसेज में, फिर दो पैसेज, फिर थर्ड पैसेज। और क्वेश्चंस के जितने पार्ट्स रहा करें उसको क्लियरली उसका आंसर दिया करो, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, है ना। अगर आप एक पार्ट का आंसर दिए, दो पार्ट का दिए, थर्ड पार्ट का नहीं दिए तो उसमें आपका एक नंबर, दो नंबर कट जाएगा। अगर वो 5 मार्क्स का है तो टू टू मार्क्स एंड 1 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, है ना, कि एक फर्स्ट पार्ट में 2 या 1 मार्क है, फिर सेकंड में, थर्ड में। तो इसीलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम हमने तो पूरा लिखा था, मार्क्स क्यों कट गए। मार्क्स इसी वजह से कटते हैं। ठीक है। तो पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।